इंजीनियर बनना चाहता था। तो मैंने पहली बार दिया तो मेरे नंबर कुछ कम रह गए, तो मेरा एग्रीकल्चर में एडमिशन हो गया। तो मैंने बीएससी एजी में एडमिशन ले लिया। पर उसके बाद भी मेरे मन में ये था कि नहीं, हमको तो बीई करना है। तो मैंने लगातार 3 बार एग्ज़ाम दिया और तीनों बार में 1 या 2 नंबर से 3 नंबर से मेरा इंजीनियरिंग में नहीं होता था। तो मैं बड़ा परेशान था। इसी समय स्वामी आत्मानंद जी महाराज का प्रवचन हुआ, तो मैं उनके यहाँ गया, मैं गया तो उनसे जो क्वेश्चन थे वो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतना पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो है कि मेरा भाग्य नहीं है, तो मैं क्या करूँ? इसका मतलब मैं उलझा हुआ हूँ, मेरे इसमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता। वो पहली बात थी जब मैंने स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी को एक पर्ची भेज के भेजा, तो उन्होंने मुझे उसका जो जवाब दिया, वो उन्होंने गीता से एक श्लोक कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो इसका साधारण अर्थ ये है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 5 कारक होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो कर्ता, अधिष्ठान, कर्म और चेष्टा, ये तो चेष्टा मतलब हम कितना प्रयास करते हैं। अधिष्ठान का मतलब ये है हमारा आधार क्या है। हो सकता है मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छी सुविधाएं हैं पढ़ने की, एक के पास नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों में थोड़ा अंतर आ जाएगा। करण, हमारे पास क्या क्या साधन है। हो सकता है मैं बहुत अच्छी कोचिंग कर पाऊँ, बहुत अच्छे टीचर से मिल पाऊँ, कोई ना मिल पाए, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और इसके साथ में उन्होंने कहा 5वां जो कारक है वो है भाग्य, 20%। तो आप 20% आपके हाथ में कभी नहीं है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम है जिसमें 80% पे सिलेक्शन होता है और मेरा भाग्य मुझे सपोज करिए 15 नंबर दे रहा है जी। तो मुझे बाकी 4 में कितना लाना है? केवल 55 लाना है, 65 लाना है। और मेरा भाग्य 20 दे रहा है तो मुझे 60 लाना है, और मेरा भाग्य 0 दे रहा है तो मैं हो सकता है कभी सिलेक्शन ही ना हो पाए मेरा, है ना। तो उनका दूसरा, इसका इंटरप्रिटेशन एक और था, अगर हम 5 बार प्रयास करते हैं तो 4 बार हमारा पुरुषार्थ काम करेगा और 1 बार भाग्य काम करेगा। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने मुझे समझाया। तो मुझे पहली बार लगा कि जो हम लोग हमेशा अपने जीवन में पुरुषार्थ और प्रारब्ध, हमारी मेहनत और हमारा भाग्य, इसके बीच में उलझे रहते हैं, तो उसका एक साफ रास्ता मुझे दिखाई दिया और उसने मेरे जीवन को बदलने में बड़ा योगदान दिया। देखो, हमने सर्विस शुरू की तो हमने भी जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही शुरू की जी। और सारी जो बात होती है कि हमको प्रमोशन भी चाहिए, हमको अपना सैलरी में भी इन्हेंसमेंट चाहिए, हमको बहुत अच्छी पोस्टिंग भी चाहिए, वो सब था उसमें कोई कमी नहीं थी। होता ये है कि अगर उसके साथ आपका कुछ फिलोसॉफिकल बेस तैयार होता है तो धीरे धीरे आपके अनुभव और उस जो आपको नॉलेज है उसके बारे में दोनों मिल के आपके अंदर कुछ अंतर लाना शुरू करते हैं। तो आज जो बात मैं कह रहा हूँ, ये 35 ईयर्स जब सर्विस कर चुका हूँ तब मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, दावा करूँगा कि जब मैं 3 साल की सर्विस थी तब भी मैं ऐसी बात करता था। तो ये तो धीरे धीरे चेंज आता है। ब्यूरोक्रेसी में कई बार ऐसे डिसीजन करना पड़ते हैं जिसमें हम तय नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें, हम किसी से अटैच होते हैं, कई बार हमारे मन में पूर्व धारणाएं होती हैं। उनसे बचने के लिए अगर हम साक्षी भाव से रहते हैं तो हमें निश्चित रूप से हम ज़्यादा ऑनेस्ट हो पाते हैं अपने लिए। दूसरा, जो साक्षी भाव की बात करते हैं, जो जीवन के बहुत से टेंशन हैं, टेंशन क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को कर्ता माना हुआ है कि मैं ये कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर होता है। तो जब हम साक्षी भाव में जाने का प्रयास करते हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस की बात है, तो हम उन टेंशन से अलग होने लगते हैं। क्योंकि फिर ये संसार चल रहा है, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना जो भी अच्छे से अच्छा इसमें देने का प्रयास करते हैं, पर आवश्यक नहीं है कि हम जो चाहें वही हो। इसलिए जो साक्षी भाव होता है वो आपको एक शांत जीवन जीने के लिए आपको अवसर उपलब्ध कराता है और आपको ज़्यादा ऑनेस्ट बनाता है इस पूरे संसार में। देखो, गीता तो युद्ध के मैदान में कही गई ना जी। उससे ज़्यादा टेंशन वाला समय अर्जुन की जो स्थिति थी, एक तरफ उसको लग रहा था कि हम अपने परिवार के लोगों को मारेंगे, तो कितना बड़ा वो है कि मेरे अपने हाथों अपने परिवार को मारेंगे। दूसरी तरफ ये डर था कि इससे पाप होगा, ये भी डर था कि इससे पूरा समाज का कल्चर नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इससे ज़्यादा टेंशन क्या हो सकता है? अगर उस टेंशन के बीच में गीता जीवन का राह दिखाती है तो फिर ये ब्यूरोक्रेटिक जो प्रॉब्लम्स है तो उसकी तुलना बहुत छोटी होती हैं। अंतर इतना है कि हमें कुछ समय इन चीज़ों के लिए देना पड़ेगा। हमें
जो फिलोसॉफिकल बेस है अपना वेदांत का, उसको जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर विचार करेंगे, तभी हमारे मन में वो विचार दृढ़ होंगे कि हम उस साक्षी भाव में जाने के बारे में सोच भी पाएँ। अभी तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो जाएंगे कैसे? फिर तो हम रात दिन जो है परेशान हैं, उसी उधेड़ बुन में लगे हैं, चिंतित हैं, नींद नहीं आती है, तो ये चलता रहेगा। तो जो नए ऑफिसर्स हैं उनको ही मेरा कहना है, उनको कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल बेस उनके पास तैयार होना चाहिए। कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे तो लोग ब्यूरोक्रेट्स को इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा तो फिर ये छोड़ा क्यों नहीं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ क्यों नहीं गए। लोग हाँ, एक बहुत ही ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरफेसी बात है ये, बहुत पर लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताइए, खाना बनाने के लिए हमने आग जलाई जी। और खाना बनाया और आग को बुझा दिया, तो कोई कहे जब बुझाना था तो आग जलाई क्यों? हाँ, जब बुझाना ही था तो आग जलाई क्यों? नहीं, आग का अपना काम था, उसने अपना काम पूरा किया और उसके बाद उसको बुझा दिया, उसने खाना पका दिया। तो ये हमारे वेदांत के अनुसार जो हम जीवात्मा हैं, हमारा जन्म जन्म की जो यात्रा है, वो संसार हमें इसीलिए मिला है कि उस संसार से पार हो के हम अपने आप को प्योरिटी पे लाएं। उस संसार को हम त्याग देंगे तो वो प्रयोगशाला हमें कहाँ मिलेगी? तो अगर हम ब्यूरोक्रेट होने के साथ स्पिरिचुअल हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के जो चैलेंज है, जो संसार के चैलेंज हैं, उन्हीं के बीच तो हमारी स्पिरिचुअलिटी फलेगी फूलेगी ना। हम उसको त्याग देंगे तो फिर पलायन हो गया फिर तो पूरी तरह से। और यही तो गीता में मना किया है। अर्जुन यही तो सोच रहा था कि मैं क्यों इस युद्ध में उलझूं, मैं सबको छोड़ दूं, एक गुफा में चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, संन्यास ले लूं, भिक्षा मांग के खा लूं, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इसको सोचिए ना। तो स्पिरिचुअलिटी होने का अर्थ ये है कि हम इस संसार में और अच्छी तरह से काम करेंगे, कर्म को हम ज़्यादा इंटेंसिटी से करेंगे, लेकिन कर्म करने के भाव में परिवर्तन लाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी संसार को त्यागती नहीं है, संसार एक प्रयोगशाला है जिससे हमारी स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा मैच्योर होती है। तो जो मैं है वो मेरा स्वरूप है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं धनी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ। तो ये जो बीच का शब्द आया, अधिकारी, नेता, धनी, इसको हम लोग बोलते हैं वेदांत में उपाधि। और ये सारी उपाधियां संसार की किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे मेरे पास धन होगा तो मैं धनी होऊंगा, धन चला जाएगा तो मैं धनी होना बंद हो जाएगा। मैं सर्विस में था तो मैं अधिकारी था, सर्विस चलेगी तो मेरा अधिकारी होना ख़त्म हो गया। तो जो मैं और हूँ के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी अस्थायी होती हैं। मैं जवान था लेकिन नहीं हूँ, क्योंकि समय के साथ वो चला गया, वो जाना था। एज चेंज होगी, कोई प्रौढ़ होगा, कोई वृद्ध होगा, कोई कुछ होगा। तो अहंकार क्या है? जो बीच का है, मैं और हूँ के बीच का है, वो अहंकार है। और उसका जब हम बहुत ज़्यादा गर्व कर लेते हैं, जब उसको ही हम सब कुछ मान लेते हैं और वो जाता है तो बड़ा दुख होता है कि वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए नर्मदा परिक्रमा में हम बगैर पैसे के जाते हैं। तो कोई हमको खाना देता है, कोई कहता है, बुला के कहता है बाबा ये 20 रुपये ले लो, चाय पी लेना। कोई कहता है 2 केले ले लो, है ना। कोई कहता है मेरे घर आ जाओ, आप खाना खा लो। आपको पता है आप कितने बड़े आदमी थे, लेकिन आज आप खाना खाने के लिए लाइन में लगे हैं, अपनी थाली लेके खाना मांग रहे हैं। तो अहंकार तो आपका खत्म होगा, वो बीच का जो था ना वो भूल जाओगे आप। यही अहंकार खत्म होना है। ये बताओ कि बड़ा काम करने के लिए आइडेंटिकल होना जरूरी थोड़ी है? जी, आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है। जी। तो डिफरेंट है फिर भी काम कर सकते हैं एक साथ। इनफैक्ट डिफरेंट होना बेहतर है ना। हाँ बेहतर है, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। जी। तो हमें एक ना एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली किसी एक के डिसीजन की तुलना में ज़्यादा अच्छा होगा। सर आप कोई इंसिडेंट बता सकते हैं मुझे कि जब मैं वो शब्द मानस को पकड़ूं, तो अगर मैं आपका और भारती जी का नाम साथ में देख रही हूँ, समथिंग दैट मेक्स इट मोर ह्यूमन फॉर मी, कोई ऐसा शब्द या कभी कोई ऐसा प्रसंग था कि आप दोनों ने अग्री ना किया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो पेज पे आया और आपको पता हो कि ये क्या कहानी, क्या है, ये आया कैसे? मुझे लगता है चूंकि लिटरेरी वर्क है तो इसमें झगड़े की बहुत संभावना नहीं थी। हाँ। दूसरी चीज़ों पे झगड़ लिया करते थे, पर जी। इसमें ऐसी संभावना कम थी। जी। मान लीजिए कि एक शब्द हमने लिया, तो ये तो पूरा इंटेलेक्चुअल वर्क है कि हमने कहा नहीं इसका अर्थ ये होगा, उनका नहीं इसका अर्थ ये होगा। तो ठीक है भाई, डिक्शनरी देख लो, ये जहाँ पे आया है रामायण का प्रसंग देखो और फिर तय करोगे कौन सा होगा। तो इसमें बहुत झगड़े की बात नहीं। झगड़ा तब होता है जब इमोशंस हो जाते हैं बीच में। हम कहते रावण बहुत अच्छा हो गए थे, बुरा है तो झगड़ा होता, लेकिन इसमें हम दोनों तैयार थे कि बुरा है। जी, जी।
फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होता है, इसको उतना मान्यता नहीं दी जाती। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हमने शब्दमानस लिखी तो हमारा काम था, मैं टाइप करता था, भारती बोलती थी और हम दोनों डिक्शनरी वगैरह को दोनों मिल के देखते थे। मैंने बाद में ये कहा कि देखो, मैं ऑफिस जाता था, तुम भी ऑफिस जाती थी, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर थी एजुकेशन में, मैं काम करता था, तुम भी करती थी, लेकिन एक अंतर था, तुम रसोई भी संभालती थी और बच्चों को भी संभालती थी, जो मैं नहीं कर पाता था। तो मैंने कहा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो शब्दमानस में पहला जो राइटर का नाम है वो भारती का है, सेकंड मैं हूँ। लेकिन आज भी कोई बात करता है, वो कोई नहीं कहता कि ये शब्दमानस भारती ने लिखी, कोई नहीं कहता, सब कहते ओपी श्रीवास्तव ने लिखी है। तो ये तो समाज की एक दृष्टि है। कितना सैड है, नहीं? हाँ, सैड है, ये दृष्टि है समाज की। इसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। हम जो कर सकते थे वो हमने किया। अभी भी आप देखें शब्दमानस में तो उनका पहले नाम है, मेरा सेकंड राइटर के रूप में, लेकिन लोग नहीं मानते, लोग मेरे ही बोलते हैं, तो क्या कर सकते हैं। जी। तो ये जो हमारे समाज की मानसिकता बनी है। अभी जैसे नर्मदा परिक्रमा पे गए तो हर कोई कहता है अरे ओपी श्रीवास्तव जी ने तय किया और देखो भारती ने उनके साथ साथ दे दिया। कोई ये नहीं कहता कि भारती ने तय किया और ओपी श्रीवास्तव ने साथ दिया, जबकि हम तो कहेंगे कि हम दोनों ने तय किया और दोनों साथ में गए। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन इस चीज़ को समाज में अभी भी जो पुरुष का जो प्रधानता है ना, वो पुरुष नहीं, महिलाएं भी उसी स्वर में बोलती हैं, पुरुष तो छोड़ दो। तो ये तो जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा है। खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और इससे भी नहीं होगा। जो घटनाएं आती हैं उस घटनाओं पे आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कितने उतावले होते हैं, कितने धैर्य वाले होते हैं, आपका जो विरोधी है आपके उसके प्रति आपके मन में जो घृणा थी वो कितनी कम होती है, ये हमें खुद मालूम करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है हम लोग कभी कभी करने का प्रयास करते हैं, पर साधारण लोग हैं तो ऐसा नहीं है। कई बार लगता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कई बार ऐसा लगता है हाँ नहीं आज हमने अपने आप को कंट्रोल किया। तो कंट्रोल कितना हुआ ये उतना महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आपके मन में ये भाव आ जाए कि आपको अपने आप को जज करना है। अदरवाइज क्या होता है, हम अपने आप को 100% परफेक्ट मान के चलते हैं, हर व्यक्ति ये चलता है, तो इसलिए वो कभी एवोल्यूशन अपना करता ही नहीं है। तो ये भाव आ जाना भी एक शुरुआत है। सही बात है। मुझे लगता है आपके पास आके मुझे ये लग रहा है कि मैंने शायद एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैंने छोड़ दिया, और अब जाके आप फिर 2-3 साल बाद बुलाएंगी ना तो पता चलेगा मैं ढेर सारी फिल्में देख के आया हूँ। बहुत खुशी होगी मुझे सर, और मैं खुद भी रिकमेंडेशंस दूंगी सर।